सीजन 4 के लास्ट तक हम देख चुके थे कि प्रोफेसर रकेल को नेशनल कोर्ट से लेके बैंक ऑफ स्पेन तक पहुंचा देते हैं, वो भी 3000 पुलिस ऑफिसर्स के सामने। और वहीं दूसरी ओर एलिसिया पुलिस फोर्स से बर्खास्त हो जाती है और वो अकेले ही प्रोफेसर के खुफिया ठिकाने स्टॉर्म टैंक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, सीजन 5 की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले एलिसिया को देखते हैं। एलिसिया धीरे धीरे प्रोफेसर के खुफिया ठिकाने की ओर बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि रकेल बैंक ऑफ स्पेन तक पहुंच गई थी। पर यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि एलिसिया अंदर घुस जाती है और वो प्रोफेसर को गन पॉइंट पर ले लेती है। प्रोफेसर उससे गन छीनने की कोशिश करता है पर एलिसिया फायर करके प्रोफेसर को धमकाती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में ही मौत के घाट उतार सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तुमसे अभी काफ़ी कुछ जानना है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन से मिलते हैं। यहाँ पर बर्लिन एक लड़के के साथ होता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि बर्लिन का बेटा होता है। बर्लिन और उसका बेटा बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है टतियाना। ये लड़की बर्लिन की गर्लफ्रेंड होती है। बर्लिन टतियाना को राफेल से मिलवाता है। अब बर्लिन अपने बेटे राफेल को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक चोरी में साथ दो। राफेल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और साथ साथ हैकर भी, इसलिए बर्लिन उसे अपने प्लान में शामिल करना चाहता था। पर इस बात से राफेल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने इतनी मेहनत इन कामों के लिए नहीं की, मैं आपका इन सब में साथ कभी नहीं देने वाला। और जब राफेल को पता पड़ता है कि उसके कॉलेज की फीस उसके बाप बर्लिन ने भरी थी तो उसका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर और रकेल साथ होते हैं। रकेल प्रोफेसर से उसका आगे का प्लान पूछती है तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि प्लान पेरिस के बाद हमें प्लान रोम शुरू करना होगा। प्लान रोम का मतलब था कि जितना सोना उस वक्त उनको मिल चुका था वो उसी को लेके वहाँ से निकलने का काम शुरू कर दें। रकेल प्रोफेसर से पूछती है कि हम पूरा सोना क्यों नहीं ले सकते। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि जब हम पूरी पुलिस फोर्स के सामने उनके ही एक आदमी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे तो उनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो जल्द से जल्द अपना आखिरी हथियार निकालेंगे। प्रोफेसर का मतलब मिलिट्री से था कि आर्मी तुम लोगों को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द बैंक ऑफ स्पेन में घुसना चाहेगी। और जब कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है तो कुछ होता भी ऐसा ही है। बैंक ऑफ स्पेन के सामने पुलिस स्टैंड में कर्नल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो फैसला करता है कि अब इस मैटर को आर्मी संभालेगी। एंजल उसे रोकने की कोशिश करता है कि यह शहर का मामला है, इसमें आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कर्नल उसे कहता है कि अब शहर का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे केवल आर्मी ही हैंडल कर सकती है। इसलिए कर्नल मेजर सगस्ता को फ़ोन लगाता है और मेजर सगस्ता से वहाँ पे पहुँचने के लिए कहता है। पर मेजर सगस्ता एक शर्त रखता है और कहता है कि मैं इस ऑपरेशन में तभी शामिल होऊंगा जब मुझे मेरी टीम दी जाएगी। मेजर सगस्ता चाहता था कि वो अपने चुनिंदा साथियों के साथ ही बैंक ऑफ स्पेन में घुसे जो काफ़ी बेरहम होंगे। वो ना हॉस्टेजेस को देखेंगे ना उन लुटेरों को। इस पॉइंट पे आने के बाद कर्नल और मेजर सगस्ता को हॉस्टेजेस की जान की परवाह भी नहीं थी। वो कैसे भी करके उन लुटेरों को पकड़ना चाहते थे और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली ख़त्म करना चाहते थे। और इस बात के लिए कर्नल राजी भी हो जाता है और मेजर सगस्ता को ऑपरेशन में शामिल कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर रकेल बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचने के बाद लीड करने लगती है। वो अपने साथियों से जानकारी चाहती है कि अभी तक कितना सोना पिघल चुका है। पलरेमो उसे बताता है कि अभी तक 59 टन हम सोना पिघला चुके हैं और अभी 31 टन और बाकी है। पर रकेल उसे ये काम रोकने के कहती है और कहती है कि जितना सोना पिघला है हम उसी के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर यह बात टोक्यो को हजम नहीं होती और यहाँ पर हम देखते हैं कि रकेल और टोक्यो के बीच थोड़ी बहुत रस्साकशी होने लगती है। वहीं जब कहानी फिर से बैंक ऑफ स्पेन के बाहर जाती है तो हम पुलिस वालों को देखते हैं जो उस हेलीकॉप्टर के पीछे पड़े थे जिससे रकेल बैंक में पहुंची थी। इस हेलीकॉप्टर को और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर का एक साथी मार्सेला चला रहा था। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ स्पेन में हम देखते हैं कि डेनवर और स्टॉकहोम यानी मोनिका के बीच बहस होने लगती है क्योंकि मनीला ने अर्तुरो पे गोली चला दी थी और मोनिका इस बात का विरोध कर रही थी कि उस पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए थी। पर यहाँ पर डेनवर स्टॉकहोम का पक्ष न लेके बल्कि मैनिला का पक्ष लेता है और कहता है कि मैनिला ने जो किया वो सही था क्योंकि अगर मैनिला अर्तुरो पे गोली नहीं चलाती तो वो तुम्हें मार देता। अब पलरेमो बोगोता के पास जाता है जो सोने को पिघलाने का काम संभाल रहा था। वो बोगोता से काम रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अभी तक जितना सोना पिघला है हमें उसी के साथ बाहर निकलना है। बोगोता को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पलरेमो से कहता है कि हम सब इस रकेल के चक्कर में यहाँ पे शहीद हो जाएंगे क्योंकि इसे बैंक में लाने का प्लान ही सही नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम एलिसिया और प्रोफेसर को देखते हैं। अब एलिसिया प्रोफेसर को टॉर्चर करने लगती है
वो किसी भी तरह प्रोफेसर से उसका प्लान जानना चाहती थी, पर प्रोफेसर अपना मुंह नहीं खोलता और इसलिए गुस्से में आके एलिसिया प्रोफेसर के पाँव पे गोली चला देती है, पर प्रोफेसर अभी भी नहीं टूटता। अब एलिसिया प्रोफेसर को लेके उस खंडर के दूसरे कोने में जाती है, जहाँ उसे चेन से बांधकर उल्टा लटका देती है। वो प्रोफेसर से फिर से वही सवाल पूछती है, पर प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम मुझे मार भी दोगी तो मेरे सारे साथी बैंक ऑफ स्पेन से तब भी निकल जाएंगे, क्योंकि उसने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया था। प्रोफेसर एलिसिया से गोली चलाने को कहता है, पर एलिसिया उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम कर्नल को देखते हैं, जो एलिसिया पे अब काफ़ी शक कर रहा था और साथ साथ उसे अपना नाम भी बचाना था। तो वो अपने साथियों को एलिसिया को फंसाने के लिए कहता है। वो एलिसिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाता है और एलिसिया के मोबाइल की झूठी लोकेशन तैयार करवाता है, जिससे वो सभी को यकीन दिला सके कि एलिसिया प्रोफेसर के साथ मिली हुई थी। अब कहानी वापस उस हेलीकॉप्टर पे शिफ्ट होती है। पुलिस उसका पीछा करते हुए एक फार्म तक पहुंचती है, जहाँ वो हेलीकॉप्टर लैंड किया था। पुलिस वहाँ पहुंचती है तो वो अपने सामने हेलीकॉप्टर को देखती है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से खाली था और वहाँ पे 2 लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी था जो उस फार्म का मालिक होने का दावा कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उल्टा पुलिस पे ही भड़क जाता है और कहता है कि इस हेलीकॉप्टर के यहाँ लैंड होने के चक्कर में मेरी 3-4 भेड़ें मर गई, अब उसका भुगतान मुझे कौन करेगा। पुलिस उसे चुप कराती है और इस हेलीकॉप्टर के पायलट के बारे में पूछती है, तो वो उन्हें बताता है कि वो आदमी यहाँ से एक लाल कलर की वोल्वो कार में भागा है। और कर्नल को ये बात सही लगती है, क्योंकि लाल कलर की वोल्वो कार पहले भी उनके एक प्लान में यूज़ की जा चुकी है। पर पुलिस वहाँ से निकल जाती है, उस रेड वोल्वो कार का पीछा करने लगते हैं। उनको वो कार मिल भी जाती है, पर जब उस कार को वहाँ पे रोका जाता है तो उसमें से एक बंदा निकलता है। वो रोते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरी बीवी को पकड़ लिया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्सेला अपने 2 साथियों के साथ उस फार्म से निकल जाता है। तो इस तरह से एक बार फिर से प्रोफेसर पूरी पुलिस फोर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अब कहानी फिर से बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचती है, जहां हम टोक्यो और रकेल को बात करते हुए देखते हैं। टोक्यो रकेल से अपने पुराने रवैये के लिए माफ़ी मांगती है। यहाँ हम टोक्यो के पहले आशिक के बारे में भी जान पाते हैं, जिसके साथ मिलकर टोक्यो ने चोरी की दुनिया में कदम रखा था। वो अपने पहले प्यार को काफ़ी याद कर रही थी। रकेल टोक्यो से पूछती है कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड अब कहाँ है। तो टोक्यो उसे बताती है कि जब हम एक बैंक की चोरी करके निकल रहे थे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर पीछे से फायरिंग कर दी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी, और तभी से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम प्रोफेसर को देखते हैं रकेल से बात करते हुए। वो एक एक करके अपनी पूरी टीम से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शायद हमारा साथ यहीं तक था और ये मैं तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। वो एक एक करके अपने सारे साथियों को सॉरी बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि बैंक ऑफ स्पेन के बाहर पूरी आर्मी की फोर्स जमा होने लगती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अंदर दाखिल होना चाहते थे। और ये सब देख के प्रोफेसर की पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उन्हें अब बिना प्रोफेसर की मदद से वहाँ से निकलना था। इसी के साथ यहाँ पे पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, तो सभी चोर मिलकर आर्मी वालों से लड़ने को तैयार होते हैं। पर उससे पहले रकेल, टोक्यो और मोनिका बाहर जाते हैं। वो बिना हथियारों के निहत्थे बाहर जाते हैं और साथ साथ कुछ होस्टेजेस को भी ले जाते हैं। उन होस्टेजेस के आसपास होने की वजह से आर्मी की फोर्स उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और ना ही उन पर गोलियां चला सकती थी, क्योंकि होस्टेजेस की जान को खतरा हो सकता था। रकेल कर्नल से मिलने की बात करती है। कर्नल पहले उसे मार देना चाहता था, पर एंजेला के समझाने के बाद वो निहत्था ही उसके पास जाता है। अब रकेल अंदर पोल रेमो को वीडियो कॉल लगाती है और वो कर्नल को गांडिया की हालत दिखाती है, जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था। रकेल कर्नल से कहती है कि अगर इसको अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये बहुत जल्द मर जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम होंगे। वो उसे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक डॉक्टर अंदर भेजना होगा, पर कर्नल रकेल का प्लान समझ जाता है। वो कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि डॉक्टर के बहाने तुम्हें 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा और तुम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाओगे। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और तुम्हें ही गांडिया को बाहर भेजना होगा। पर रकेल को एक बात यहाँ पे खटक जाती है। वो टोक्यो और मोनिका से कहती है कि प्रोफेसर कर्नल के हाथ नहीं लगा है, एलिसिया खुद से काम कर रही है और उसने प्रोफेसर को पकड़ा है। मतलब प्रोफेसर के अभी भी बच जाने के चांसेस थे, इसलिए वो कर्नल की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं और वो वापस से अंदर चले जाते हैं। पर जब रकेल अंदर जाती है तो वो देखती है कि बोगोटा गांडिया को बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि गांडिया ने नैरोबी को गोली मारी थी। पर टोक्यो बोगोटा को समझाती है और कहती है कि इससे हमारा ही प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बोगोटा आखिरकार गांडिया को छोड़ देता है। पर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वहाँ पे जो होस्टेजेस थे उनमें एक डेढ़ चाणा भी होता है। जी हाँ, आर्तुरो अपने कुछ साथियों को बेलाकर बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों पे कब्जा कर लेता है। अब हथियार उस पागल आदमी के हाथ लग चुके थे
वो अंधाधुंध वहाँ पे गोलियां चलाने लगता है और उस गोलीबारी में वहाँ पे 2 होस्टेजेस घायल हो जाते हैं और साथ साथ डेनवर को एक गोली लग जाती है। अब बैंक ऑफ स्पेन के अंदर 2 गुट बन चुके थे, एक चोरों का और दूसरा ही उन होस्टेजेस का जो एक वोल्ट के अंदर पहुंचना चाहते थे, जहां पर वो चोर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब आर्थुरो अपने सारे साथियों को लेके उस वोल्ट की ओर भागने लगता है, पर वो सभी रोबर्स उन होस्टेजेस के बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां चला रहे होते हैं, तो इसलिए उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और वो एक वोल्ट में न जाकर एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। पर इस कमरे में उनके हाथ हथियारों का जखीरा लग जाता है। अब आर्थुरो वहाँ से बड़े बड़े हथियार उठाता है और रोबर्ट्स पर गोलीबारी करने लगता है। गवर्नर उसे समझाने की भी कोशिश करता है, पर आर्थुरो अब पागल हो चुका था। वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। वो उन रोबर्ट्स को उनके किए की सजा देना चाहता था, पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उसकी डेनवर में थी, क्योंकि डेनवर के कारण ही मोनिका उससे दूर हुई थी। वो डेनवर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और मोनिका के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। अब डेनवर से ये सब सहा नहीं जाता तो वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर आर्थुरो फ्लेम थ्रोवर से उस पर आग फेंकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनवर बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता है। वहीं बाहर कर्नल मेजर सगस्ता को बैंक ऑफ स्पेन में अंदर जाने के लिए प्लान बनाने को कहता है। बोगोता रकेल को बताता है कि बाहर हलचल तेज हो रही है, तो रकेल उसे कहती है कि तुम गांधिया को रिलीज कर दो, जिससे उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बोगोता गांधिया को स्मोक बम से बांधता है ताकि बाहर जाकर वो बेहोश हो जाए और बाहर सबको पता न पड़े कि होस्टेजेस और उनकी टीम के बीच गोलीबारी हो रही थी। गांधिया बाहर जाता है तो वो बहुत जल्द बेहोश हो जाता है और बाहर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, पर फिर भी कर्नल को पता पड़ जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर मोनिका एयर डक्ट से आर्थुरो के ओर जाने लगती है, क्योंकि सामने से आर्थुरो को मार पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि होस्टेजेस के पास बहुत ही बड़े बड़े हथियार आ गए थे। मोनिका एयर डक्ट से नीचे उतरती है और उसको सामने आर्थुरो मिल जाता है। अब आर्थुरो के हाथ में कोई हथियार नहीं था और उसके सर पे गन तनी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि आर्थुरो ने पीछे एक गन छुपा रखी थी। वो उस गन की ओर हाथ बढ़ाने लगता है तो मोनिका उस पर गोलियां चला देती है। आर्थुरो तो गोली लगने से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, वो मरने लगता है और इसी के साथ यहाँ पे सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोनिका आर्थुरो पे गोलियां चलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस करती है। मोनिका किसी भी तरह से आर्थुरो को बचाना चाहती थी, पर पलरेमो बीच में आ जाता है। वो कहता है कि हम इसको बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर पब्लिक में ये बात आउट हो जाएगी कि हम होस्टेजेस को मार रहे हैं और कर्नल को और भी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। पर तभी राकेल पलरेमो के पास आती है और कहती है कि हम आर्थुरो को बाहर भेजेंगे, और इसके पीछे राकेल का एक प्लान भी था। अब हम देखते हैं कि आर्थुरो और गवर्नर के साथ 2 और अन्य होस्टेजेस को बैंक से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर आर्थुरो को डॉक्टर अपने साथ ले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर कर्नल गवर्नर को अपने सामने बिठाकर पूछताछ करने लगता है। गवर्नर उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि सब शांति से चल रहा था, पर तभी आर्थुरो ने मौका देख के कुछ हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और वो अंधाधुंध रोबर्ट्स पे फायरिंग करने लगा था। इस चक्कर में 2 होस्टेजेस भी घायल हो गए थे, पर कर्नल को यहाँ पे एक मौका दिख जाता है और वो गवर्नर की सच्चाई को बदल देता है। वो अपनी टीम से कहता है कि आर्थुरो की मौत हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगी। हम पब्लिक को ये बताएंगे कि अब रोबर्ट्स पागल हो चुके हैं और उन्होंने होस्टेजेस को मारना चालू कर दिया है, जिससे पब्लिक में प्रोफेसर का प्रभाव कम हो सकेगा और उन्हें आर्मी को अंदर भेजने का क्लियरिफिकेशन भी नहीं देना पड़ेगा। पर यहाँ पर कर्नल की ये सारी बातें उस हथकड़ी में लगे एक माइक से रिकॉर्ड हो जाती है। यह हथकड़ी वही थी जो रकेल ने गवर्नर को बाहर निकलते समय पहनाई थी, और यही रकेल का प्लान था कि इस हथकड़ी में लगे माइक के थ्रू कर्नल का सारा प्लान जाना जा सके। और फिर कहानी यहाँ पे फ्लैशबैक में जाती है और हम बर्लिन को देखते हैं, जो अपने बेटे राकेल को अपने 2 साथियों मार्सेल और बोगोटा से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसे अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो 16 किलो सोने के बर्तनों को चोरी करने वाले हैं और उनके पास इन बर्तनों की नकली कॉपियां भी पहले से मौजूद थी। बर्लिन अपने बेटे को आज़ादी के काफ़ी सपने दिखाता है और आखिरकार राफेल अपने पिता की बात मान लेता है और वो चोरी करने के लिए राजी हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो कर्नल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और सभी मीडिया वालों को बताता है कि एलिसिया प्रोफेसर के साथ मिली हुई थी। वो उन्हें झूठे सबूत दिखाता है कि कैसे एलिसिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और एलिसिया की लोकेशन भी नेशनल कोर्ट के पास में थी, जहां से नकेल को बचाया गया था। अब ये सारी बात न्यूज़ पे आउट हो जाती है और एलिसिया भी इस न्यूज़ को देखती है। अब प्रोफेसर को यहाँ पे मौका मिल जाता है। वो एलिसिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि अब तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो, क्योंकि पुलिस कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी कि उन्होंने अपने एक साथी को झूठे इंजाम में फंसाया था। वो एलिसिया को अपनी टीम में मिलाना चाहता था, क्योंकि एलिसिया ने प्रोफेसर के साथ साथ प्रोफेसर के 2 आदमियों को भी वहाँ पे बांध रखा था, जो पहले प्रोफेसर को बचाने आए थे। पर एलिसिया ने चकमा देके
उनको भी बेहोश कर दिया था। अब कर्नल की वो मीटिंग खत्म होती है तो कर्नल वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है और बैंक ऑफ स्पेन के अंदर अब हलचल बढ़ चुकी थी। पलरेमो अपनी पूरी टीम को लीड करता है और सभी को अपना प्लान समझाता है कि हमें आखिरी दम तक हार नहीं माननी है, क्योंकि प्रोफेसर अभी भी बच सकता है। वो अपने 3 साथियों को रिस्क जोन में रखता है, मतलब इनके ऊपर जिम्मा था आर्मी पे सबसे ज़्यादा अटैक करने का। रॉबर्ट्स को लग रहा था आर्मी या तो फ्रंट से आएगी या बैक से आएगी, इसलिए उनका पूरा ध्यान फ्रंट गेट और बैक गेट को ही कवर करने में था। अब कर्नल पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है। वो मेजर सगस्ता के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे उनको बैंक ऑफ स्पेन में दाखिल होना है। मेजर सगस्ता उसे कहता है कि हम लोग ना फ्रंट से अटैक करेंगे ना बैक से, बल्कि हम लोग छत पे जो स्टील की परत है उसे बम से उड़ा देंगे और वहीं से बैंक ऑफ स्पेन में दाखिल होंगे। और इस ऑपरेशन को कर्नल भी मंजूरी दे देता है। वो लोग छत पे चढ़ते हैं और स्टील की परत को बम से पूरी तरह से उड़ा देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब सभी रोबर्ट्स को पता पड़ जाता है कि आर्मी छत से आ रही थी, इसलिए वो लोग छत की ओर भागने लगते हैं। अब ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और हम एलिसिया को देखते हैं, जिसका वाटर ब्रेक हो चुका था, मतलब अब उसके बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो काफ़ी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को अकेले जन्म दे सके, पर उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, इसलिए प्रोफेसर के काफ़ी कहने पे वो मान जाती है और प्रोफेसर के हाथ खोल देती है। अब प्रोफेसर अपने 2 साथियों की मदद से एलिसिया की डिलीवरी करवाता है और एलिसिया यहाँ पर एक बच्ची को जन्म देती है। अब इसी के साथ प्रोफेसर अब अपनी टीम से वापस जुड़ सकता था। अब एलिसिया उसको नहीं रोक सकती थी, क्योंकि एक तो एलिसिया बिना कुछ किए ही फंस चुकी थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था, और दूसरा अब उसके पास बच्ची थी जिसकी जान वो खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए एलिसिया प्रोफेसर को रोकने की भी कोशिश नहीं करती। और इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर रकेल, पलरेमो और टोक्यो से संपर्क साधता है और उनसे उनकी पोजीशन बताने को कहता है। पलरेमो से बताता है कि आर्मी ने छत से हमला कर दिया है और हम लोग छत पे ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम हेलसिंकी को देखते हैं, जो एक 2 टन के पुतले के नीचे दब गया था, जो धमाका होने के बाद उस पर गिर गया था। और अब आर्मी वाले भी उसी गड्ढे से नीचे आने वाले थे, मतलब सबसे पहले हेलसिंकी की जान को खतरा था, इसलिए पलरेमो उसकी ओर भाग रहा था। टोक्यो छत पे पहुंचने वाली होती है कि प्रोफेसर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम जैसे ही छत पे जाओगी वहाँ 100 से ज़्यादा स्नाइपर्स होंगे जो तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार होंगे। जब टोक्यो गेट से बाहर देखती है तो वह वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्नाइपर्स थे। प्रोफेसर टोक्यो से कहता है कि तुम सभी होस्टेजेस को लेके छत पे जाओ और अपने हथियारों को बैग में डाल के रस्सी से बांध देना। तुम काफ़ी सारे होस्टेजेस के साथ होंगे तो स्नाइपर्स तुम पे कभी गोलियां नहीं चलाएंगे और फिर तुम गड्ढे में कूद जाना और पीछे से आर्मी पे हमला कर सकती हो, जिससे हेलसिंकी को बचाने का मौका मिल जाएगा। पर यहाँ पे कहानी में फिर से फ्लैशबैक आता है और हम बर्लिन से मिलते हैं। बर्लिन अपने बेटे और अपनी गर्लफ्रेंड टटियाना और साथ में 2 साथियों मार्सेल और बोगोटा के साथ एक म्यूजियम में पहुंचता है, जहाँ पे वो 16 किलो सोने के पुराने बर्तन चोरी करने वाले थे। असल में टटियाना एक आर्टिस्ट थी जिसको वहाँ पे पियानो बजाने के लिए इन्वाइट किया गया था। अब बर्लिन और उसका बेटा एक वॉल्ट में दाखिल होते हैं जहाँ पे 16 किलो सोने के बर्तन थे। बर्लिन का बेटा राफेल बड़ी चतुराई से उस वॉल्ट के कोड को हैक कर लेता है और उनके हाथ में वो 16 किलो सोने के बर्तन लग जाते हैं, जिनकी वैल्यू $15 मिलियन थी। और अब बर्लिन अपने बेटे और अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि राफेल भी अपनी पहली चोरी के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर उसका दिल अपने बाप की गर्लफ्रेंड ततियाना पे आ चुका था। अब कहानी प्रेजेंट में वापस बैंक ऑफ स्पेन में पहुँचती है, जहाँ पर काफ़ी सारे आर्मी वाले हेलसिंकी पे फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी पालरेमो और कुछ और रोबर्ट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पालरेमो यहाँ पे आर्मी पे रॉकेट फायर कर देता है, जिससे आर्मी के बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर टोक्यो भी डेनवर और मनीला के साथ मिलके काफ़ी सारे होस्टेजेस को छत पे ले जाती है, जिससे स्नाइपर्स उन पे फायर नहीं करते। टोक्यो मौके की तलाश में थी कि जैसे ही आर्मी वाले थोड़ा आगे जाएं तो टोक्यो, डेनवर और मनीला पीछे से जाकर उन पे हमला कर सके। और हम नीचे देखते हैं कि पलरेमो बहुत कोशिश करता है कि हेलसिंकी को किसी तरह से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। तभी रियो और बोगोटा की नज़र एक पिल्लर पर पड़ती है, जिसकी मदद से उस मूर्ति को हेलसिंकी के पैर से हटाया जा सकता था। इसलिए पलरेमो आर्मी पे काफ़ी सारे स्मोक बम फेंकता है। इसी बीच रियो और बोगोटा उस पिल्लर से मूर्ति को हटाते हैं और हेलसिंकी को वहाँ से निकाल लिया जाता है। अब हेलसिंकी को बोगोटा नीचे ले जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। पर तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कर्नल एक और टीम को तैयार कर रहा था, जो फ्रंट गेट से बैंक ऑफ स्पेन में दाखिल हो सके, जिससे रोबर्ट्स को आखिरकार हार माननी पड़ती, क्योंकि वो एक ही टाइम पर आर्मी और दूसरी टीम से लड़ नहीं सकते थे। पर तभी प्रोफेसर कर्नल को कॉल करता है। पहले तो कर्नल को लगता है कि प्रोफेसर उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, पर प्रोफेसर कर्नल को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसने गवर्नर की बताई बातों को पूरी तरह से बदल दिया था और एलिसिया को झूठे इंजाम में फंसा दिया था।
प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें ठीक इसी तरह फंसा सकता हूँ। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे और मैं पूरी तरह से साबित कर दूंगा कि तुम मेरे साथ इस प्लान में शामिल थे और तुम पर देशद्रोह का केस दर्ज हो जाएगा। अब प्रोफेसर उसको एक शर्त बताता है और कहता है कि अगर तुम अपनी दूसरी टीम उस बैंक में नहीं भेजोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग लीक नहीं करूंगा। अब कर्नल बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि जिस आर्मी की यूनिट को उसने अंदर भेजा था उस यूनिट को भी रोबर्ट्स ने दोनों तरफ से घेर लिया था। एक तरफ से पलरेमो और उसकी टीम मोर्चा संभाल रही थी तो पीछे की तरफ से टोक्यो, डेनवर और मनीला भी पहुंच चुके थे। अब मेजर सगस्ता और उसकी यूनिट रोबर्ट्स के दो गुटों के बीच में फंस गई थी। मेजर सगस्ता कर्नल से दूसरी टीम भेजने को कहता है पर कर्नल सगस्ता को मना करता है कि दूसरी टीम बैंक ऑफ स्पेन में दाखिल नहीं हो सकती। अब पलरेमो के कहने पे मेजर सगस्ता वहां पे सरेंडर करने लगा पर तभी मौका देख के वो रोबर्ट्स पे ग्रेनेड से हमला कर देते। अब यहाँ पर ग्रेनेड से बचने के लिए रोबर्ट्स को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है और आर्मी वालों को मौका मिल जाता है वहां से निकलने का। अब रेकेल, मोनिका, पलरेमो और रियो एक वोल्ट में फंस जाते हैं जहाँ की दीवारें स्टील की थी। वो चाहकर भी अपने दूसरे साथियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गेंडिया और मेजर सगस्ता आर्मी की यूनिट को लीड करते हुए किचन की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर टोक्यो, डेनवर और मनीला छुपे हुए थे। अब सीन कुछ ऐसा हो गया था कि रकेल, रियो, पलरेमो और मोनिका एक और फंस गए थे और बीच में आर्मी थी और उनके दूसरी तरफ टोक्यो, डेनवर और मनीला थी। नीचे बगोटा, हेलसिंकी और उनके कुछ साथी थे। और इसी के साथ 4th एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इस सीजन का आखिरी एपिसोड शुरू होता है जहाँ काफी ज्यादा मारधाड़ होने वाली थी। दोस्तों इस एपिसोड में टोक्यो की बैक स्टोरी भी सुनाई गई है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद कैसे वो पुलिस से बचते हुए अपने दिन गुजारा करती थी और प्रोफेसर ने कैसे उसे अपनी गैंग में शामिल किया था और फिर वो कैसे रियो के टच में आई थी। अब जब कहानी प्रेजेंट में पहुंचती है तो मेजर सगस्ता प्लान बनाते हैं कि हम लोग किचन की दीवार में होल करके अंदर दाखिल होंगे। पर इस प्लान को टोक्यो, डेनवर और मनीला भी सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर के पूछने पर टोक्यो ने उनका प्लान बताती है। अब प्रोफेसर टोक्यो से कहते हैं कि तुम तीनों आर्मी से दोनों तरफ से नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। प्रोफेसर टोक्यो से कहते हैं कि तुम गांडिया को उकसाओ जिससे गांडिया मेजर सगस्ता की बात न मानकर गलती कर बैठेगा और इससे तुम्हें कुछ और समय मिल जाएगा जिससे तुम्हारे बाकी साथी तुम्हारे तक पहुंच पाएंगे। अब टोक्यो ऐसा ही करती है। वो गांडिया को उसकी फैमिली के बारे में काफी कुछ कहने लगती है। वो उसे काफी उकसाती है और होता भी वही है जिसकी टोक्यो ने उम्मीद की थी। गांडिया गुस्से में आके एक ग्रेनेड किचन में फेंक देता है और टोक्यो उस ग्रेनेड को पकड़ के वापस बाहर आर्मी की तरफ फेंक देती है जिससे हॉल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस आर्मी की यूनिट का एक पुलिस ऑफिसर मारा जाता है और 2-3 पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं। अब मेजर सगस्ता गांडिया पे काफी ज्यादा भड़कता है। कहता है कि अगली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वहीं दूसरी ओर बगोटा और उसके साथी स्टील की दीवार को पिघलाने में लगे होते हैं जिससे पलरेमो, रकेल, रियो और मोनिका को बाहर निकाला जा सके। अब टोक्यो किचन के दूसरे हिस्से में जाती है जहाँ पर उसे ड्रिलिंग की आवाज आ रही होती है। मतलब आर्मी वाले वहाँ ड्रिल करके उस दीवार को बम से उड़ाना चाहते थे और टोक्यो उन्हीं ड्रिल के होल से आर्मी पे फायर कर देती है जिससे 2 और आर्मी पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं। पर उस किचन की खिड़कियों से कुछ और स्नाइपर्स टोक्यो और उनके साथियों पर नजर लगाए हुए थे। जैसे ही उन स्नाइपर्स को मौका मिलता है वो डेनवर, मनीला और टोक्यो पे गोलीबारी शुरू कर देते हैं। डेनवर और मनीला तो किसी तरह से नीचे झुक के अपनी जान बचा लेते हैं पर यहाँ टोक्यो को 5 गोलियां लग जाती है। वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। डेनवर टोक्यो को नीचे ले जाने की काफी कोशिश करता है पर टोक्यो अब उसे मना कर देती है कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। वो डेनवर और मनीला को वहाँ से नीचे जाने के लिए कहती है। टोक्यो के काफी कहने पर डेनवर मनीला को लेके रस्सी से नीचे उतर जाता है। वहीं दूसरी ओर बगोटा और उसके साथी स्टील की दीवार को पिघला देते हैं जिससे पलरेमो, रेकेल और रियो बाहर निकल आते हैं। पर अब काफी देर हो चुकी थी। आर्मी की यूनिट ऑलरेडी किचन में दाखिल होने वाली थी। अब रियो बाहर निकलने के बाद किचन के नीचे से ड्रिल करने लगता है। वो गड्ढा करके वहां से टोक्यो को निकालना चाहता था पर आर्मी किचन में दाखिल हो जाती है। टोक्यो भयंकर तरीके से आर्मी पे फायरिंग करने लगती है पर रियो वहाँ पे गड्ढा करने में कामयाब हो जाता है। वो टोक्यो को आवाज देता है। अब वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ पे शांति से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उन्हें अपना साथ बिताया समय याद आता है। टोक्यो कहती है कि मैं काफी खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा साथी मिला। पर वो गड्ढा इतना बड़ा नहीं था कि टोक्यो वहाँ से नीचे जा सके। वो सामने आर्मी की यूनिट खड़ी थी जो उसके हिलते उस पर गोलियां चला देगी। दोस्तों ये मूवमेंट काफी ज्यादा इमोशनल होता है। हम वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर टोक्यो को यहाँ पे मरते हुए देख रहे थे। अब टोक्यो वहाँ से रियो को जाने के लिए कहती है और वो आर्मी पे फायरिंग करने लगती है पर इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा थे। वो टोक्यो को अपने निशाने पे लेते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। अब टोक्यो ऑलमोस्ट मर चुकी थी पर गेंडिया उसके पास आता है क्योंकि वो उस पर आखिरी गोली चलाना चाहता था। पर जब वो टोक्यो के पास आता है तो वो देखता है कि टोक्यो ने बमों की माला पहन रखी है और सारी की सारी पिन्स उसके हाथ में है। और यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है
जिससे टोक्यो के तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और हमें ये नहीं पता पड़ता कि आर्मी के लोग वहाँ पे बच पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा शोक में आ जाता है कि उसने अपने बेस्ट साथी टोक्यो को खो दिया है और उनकी टीम भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पे 5वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है।